हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का यानी कि 3 जनवरी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए आज का डिस्कशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है एक पर्टिकुलर एरिया की जिसका नाम है पुडुचेरी। पुडुचेरी क्या है? हमारी कंट्री की एक यूनियन टेरिटरी है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में ही पुडुचेरी के द्वारा बोला गया है कि हमारी यूनियन टेरिटरी जो है उसको हटा के स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। ठीक है। अभी हाल ही में क्या हुआ था 2019 में एक स्टेट थी जिसका नाम था JNK, जम्मू एंड कश्मीर। उसको स्टेटहुड का दर्जा हटा के उसका यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो ऐसा पहली बार हुआ था हमारी कंट्री में कि एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। नहीं तो पहले जो है हमेशा हमेशा ही ज़्यादातर यही हुआ है कि यूनियन टेरिटरी को हटा के स्टेटहुड का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो अभी JNK के द्वारा भी ये इशू उठाया जा रहा है कि हमारी जो अभी यूनियन टेरिटरी है उसको स्टेटहुड का दर्जा वापस दोबारा दिया जाए। ठीक है, तो ऐसा काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। तो अभी हाल ही में ही पुडुचेरी के द्वारा ऐसा बोला गया है कि यूनियन टेरिटरी जो है उसको हटा के स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए हमारी जो है एरिया को। ठीक है, तो पुडुचेरी जो है उसके बारे में हम देख लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा इंडिया का मैप है, यहाँ पे पुडुचेरी सिचुएटेड है। ठीक है, तो इसकी आपको 4 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगी पुडुचेरी की। पहली है आंध्र प्रदेश में यनम है, फिर तमिलनाडु में पुडुचेरी, ठीक है, कराईकल, फिर केरला में माहे। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पर्टिकुलर इस एरिया की बात हो रही है, अभी हम देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो रिसेंटली ही चीफ मिनिस्टर जो है पुडुचेरी के, उनके द्वारा डिमांड की गई है उनके द्वारा कि हमें स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। ये ऑलरेडी यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ गई। जो किरण बेदी थी उनके द्वारा रिज़ाइन भी दे दिया गया था। तो डिमांड जो है स्टेटहुड की वो पेंडिंग इशू पड़ा हुआ है पुडुचेरी को लेके। ठीक है, तो हमारे संविधान में भी जो चीज़ें जो हैं वो रखी गई हैं, इसके प्रोविजंस रखे गए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया गया था 1949 में, और साथ ही साथ इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर को भी इंक्लूड किया गया। जैसे पार्ट ए में क्या रखा गया था कि जो फॉर्मर ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थी, ठीक है, तो वहाँ पे गवर्नर होंगे और लेजिस्लेचर होंगे। पार्ट बी में क्या बोला गया कि फॉर्मर जो प्रिंसली स्टेट थी जहाँ पे राजा रजवाड़ों का राज था जिन स्टेट्स पे, वो गवर्न करेंगे राज्य प्रमुख। ठीक है, पार्ट सी में क्या बोला गया, जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस हैं, तो सम प्रिंसली स्टेट्स जो हैं वो गवर्न करेंगे चीफ कमिश्नर्स के द्वारा। पार्ट डी में क्या रखा गया, जो टेरिटरी है जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, तो वहाँ पे जो गवर्न करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे, जो अपॉइंट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डिफरेंस क्या रहता है? स्टेट में जो है वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट जो है यानी कि इंडिपेंडेंटली वहाँ पे रूल करती है। यूनियन टेरिटरी में क्या होगा, सीधे सेंटर उस एरिया को रूल करेगी। ठीक है, सेंटर के कंट्रोल में सारी चीज़ें रहेंगी। तो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी जो रखे गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपको आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अगर बात करें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब 1956 आया, पार्ट सी और डी, ठीक है, जो पार्ट सी और डी है जिसमें क्या बोला गया है, पार्ट सी और डी में जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस हैं और कुछ जो सम प्रिंसली स्टेट्स हैं वो गवर्न किसके द्वारा होंगे, चीफ कमिश्नर के द्वारा। और टेरिटरी जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो गवर्न होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, जो अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट सी और पार्ट डी में इसको कंबाइन कर दिया गया और सिंगल कैटेगरी में इसको रखा गया और यूनियन टेरिटरी बोला गया। ठीक है, तो कंसेप्ट जो है यूनियन टेरिटरी का ये ऐड किया गया हमारे संविधान में 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के तहत। ठीक है, रीज़न क्या है इनकी कि ये डिमांड जो रखी गई है कि इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए पुडुचेरी को, क्योंकि लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज के बेस पे और कल्चरल जो रीजंस है प्राइमरी बेसिस पे इसको रखा गया है ताकि क्रिएट किया जा सके न्यू स्टेट्स को। ठीक है, हमारी कंट्री में अदर फैक्टर्स क्या हैं कि कंपटीशन स्पेशली लोकल रिसोर्सेज का, ठीक है, जो लोकल लेवल पे जो रिसोर्सेज होते हैं वो स्टेट जो है वो सही तरीके से उसको यूटिलाइज कर सके। गवर्नमेंट नेग्लिजेंस रहे टूवर्ड्स द रीजन, इम्प्रॉपर एलोकेशन जो रहता है रिसोर्सेज का, डिफरेंस देखने को मिलता है कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन के बेस पे। इकोनॉमिक फेलियर है क्रिएट करने के लिए इनफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, पॉपुलर मोबिलाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक जो प्रोसेस है ये भी एक रीज़न है। ठीक है, सन ऑफ द सॉइल सेंटिमेंट्स यानी कि उस एरिया का जो पर्सन है, ठीक है, उसको जो है सही तरीके से प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो बोला गया इशू जो अराइज होके आ रहा है न्यू स्टेट को लेके, डिफरेंट स्टेटहुड में लीड टू बी हेजेमनी ऑफ द डोमिनेंट कम्युनिटी। ठीक है,
अलग स्टेट होगा हेजेमनी, यानी कि जो कम्युनिटी रहेगी उसके ऊपर ज़्यादा जो सप्रेस होंगी चीज़ें, ठीक है, स्पेशली जो ट्राइब्स और कास्ट को लेके पावर स्ट्रक्चर रहता है। इमरजेंस जो इंट्रा रिलीजन रेलिवरीज हैं, ठीक है, रिवाइवलीज हैं। इंट्रा रिलीजन यानी कि एक ही एरिया के अंडर जो चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है, जैसे सब रीजन्स हो गया। क्रिएशन जो है न्यू स्टेट्स का, वहाँ पे नेगेटिव पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे स्मॉल ग्रुप ऑफ लेजिस्लेचर हो गया, गवर्नमेंट जो है मेक अ ब्रेक अ गवर्नमेंट एट विल, और साथ ही साथ पॉसिबिलिटी जो रहती है इंक्रीज होने की इंटर स्टेट वाटर पावर एंड बाउंड्री डिस्प्यूट्स जो रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। डिवीज़न जो है स्टेट्स का, ठीक है, उससे क्या रहेगा, जो फंड्स रहेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँगे, ताकि जो है वहाँ पे अच्छी तरीके से उस एरिया में डेवलपमेंट हो सके, मेंटेनिंग हो सके, लार्ज नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर की, ठीक है। डिवीज़न जो है स्पेशली जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में देखने को मिला, ठीक है। तो न्यू स्टेट कैपिटल विदाउट एम्पावरिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन लाइक जैसे ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एक्सेट्रा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न के हिसाब से देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पावर रखी गई है, एम्पावर करता है हमारा संविधान यूनियन गवर्नमेंट को कि वो न्यू स्टेट्स को क्या कर सके, एग्जिस्टिंग स्टेट से निकाल के एक न्यू स्टेट बना सके और मर्ज कर सके वन स्टेट को एक अनदर स्टेट में। जैसे आंध्र प्रदेश तेलंगाना को क्या किया गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर। तो आर्टिकल सेकंड जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि पार्ट फर्स्ट में इसको रखा गया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। और आर्टिकल इसमें आते हैं 1 to 4 तक, ठीक है। तो इसमें ही आर्टिकल 2 जो है हमारे संविधान का, तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि एक लॉ बनाती है वो, ठीक है, एडमिट करती है इनटू यूनियन एंड इस्टेब्लिश करती है न्यू स्टेट्स को और टर्म एंड कंडीशंस को। आर्टिकल 3 जो है हमारे संविधान का यूनियन गवर्नमेंट को पावर देती है कि एक न्यू स्टेट वो इंक्रीज कर सकती है उसका साइज, ठीक है, एरिया का साइज जो है उसको इंक्रीज कर सकती है, डिक्रीज कर सकती है, ठीक है। जैसे ये है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है। अगर आंध्र प्रदेश का इतना पार्ट है तेलंगाना के अंडर रख दिया या कर्नाटका के अंडर रख दिया, ये पावर भी किसके पास है, ये पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्लियर। तो अल्टर कर सकती है बाउंड्रीज, ठीक है, किसी भी स्टेट का नाम जो है वो रख सकती है, ये पावर किसके पास है, हमारी पार्लियामेंट के पास, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें पुडुचेरी के बारे में, तो मैंने आपको पहले बता दिया इसकी 4 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलती है। एक तो आंध्र प्रदेश में जिसका नाम है यनम है, ठीक है। 2 जो है वो तमिलनाडु में पुडुचेरी और कराईकल, और एक है केरला में माही, क्लियर। पुडुचेरी जो है ये कैपिटल, इसकी कैपिटल सिटी है, ठीक है, यानी कि पुडुचेरी की कैपिटल पुडुचेरी है, ठीक है, और सदर्न ईस्टर्न इंडिया में ये सिचुएटेड है। यूनियन टेरिटरी इसको कब बनाया गया, 1962 में बनाया गया, ठीक है। आउट ऑफ द 4 फॉर्मर कॉलोनीज थी, फ्रेंच कॉलोनीज यानी कि यहाँ पे रूल करती थी, वहाँ से ये आज़ाद करवाया गया ये रीजन। पौंडीचेरी जो है जिसको अब पुडुचेरी के नाम से जाना जाता है, कराईकल कहाँ पे है, इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न कोरोमंडल कोस्ट में, यनम नॉर्थ अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट, एंड माहे वेस्टर्न मालाबार कोस्ट में है जो केरला के पास है, क्लियर। ओरिजिनेटेड अगर इसकी बात करें, यहाँ पे फ्रेंच ट्रेड काफ़ी ह्यूज तौर पे हुआ 1674 में, ठीक है। तो फ्रेंच जो थे एज ए व्यापार करने यहाँ पे आए थे, ठीक है। तो लोकल जो रूलर थे वहाँ के पुडुचेरी के, वहाँ से ये एरिया जो था ये फ्रेंच रूलर्स ने परचेज कर लिया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा अगर बात करें कॉलोनी जो थी पौंडीचेरी की, ठीक है, तो फाइट हुई बिटवीन इसको लेके पौंडीचेरी एरिया को लेके फ्रांस और डच के बीच में, ठीक है। और साथ ही साथ जो फ्रेंच कॉलोनीज पोजेशन था, ठीक है, वो ट्रांसफ़र कर दिया गया इंडिया को 1962 में। वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो इकोनॉमिक एंड सोशल वैलेबिलिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल कंसिड्रेशन जो है उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ बेटर अलो होना चाहिए डेमोक्रेटिक कंसर्न, यानी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए ताकि डेवलपमेंट जो है पौंडीचेरी में अच्छी तरीके से हो सके। डिसेंट्रलाइजेशन एंड गवर्नेंस जो है उस रिलीजन को लेके, कास्ट लैंग्वेज एंड डायलैक्ट को लेके, वाइल्ड बेसिस कंसीडिंग डिमांड्स जो है न्यू स्टेट की इसको लेके जो चल रही है, तो इसको भी फोकस लेके चलना हम लोगों को, ठीक है। फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं स्पेशली डेवलपमेंट को लेके, गवर्नर्स को लेके, तो ये गवर्नेंस को लेके डेफिशिट देखने को मिल रहा है, तो इस पे भी कैसे हमने फोकस करना है ताकि जो कंसंट्रेशन जो पावर है, करप्शन जो देखने को मिलती है, एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी जो है, इसको हम क्या क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो इस पर भी फोकस देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पे बात की जा रही है कोर सेक्टर्स इंडिया की, ठीक है। हमारे जो कोर सेक्टर्स इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है हाल ही में ही, स्पेशली यहाँ पे जो आउटपुट निकल के आया है 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का। अभी हम 8 कोर इंडस्ट्रीज़ देख लेते हैं कि कौन कौन सी होती है। हमारे कंट्री में 8 कोर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो है कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइज़र एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज में है रिफाइनरी। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है उसके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि
अभी कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ देखने को मिली। इंडिकेशन ये हुआ कि मोमेंटम जो है इंडियन इकोनॉमी में जो स्लो डाउन हो गया था उसमें अभी ग्रोथ देखने को मिली है। स्पेशली बेरिंग, क्रूड ऑयल एंड सीमेंट, ऑल अदर सेक्टर जो रिकॉर्डेड किए गए हैं, यानी कि इसमें पॉजिटिव ग्रोथ आई है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। क्लियर? जैसे 8 कोर सेक्टर्स मैंने अभी बताया आपको, कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? तो 8 कोर सेक्टर्स के बारे में हम देख लेते हैं कि 8 कोर सेक्टर्स जो है इसमें 40.27% ठीक है वेट आइटम्स हैं जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के द्वारा यहाँ पे प्रिपेयर की जाती हैं। ठीक है? तो 8 कोर सेक्टर्स जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में देख सकते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है? रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, स्टील, कोयल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था पंजाब के पीसीएस एग्जाम में। ठीक है? तो ये याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको डिक्रीजिंग फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है? और पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्री का पार्ट है या कौन सी नहीं है। ठीक है? तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट की है, सबसे कम किसकी है? फर्टिलाइज़र की। ड्यूरिंग लॉकडाउन जो था, ठीक है, लॉकडाउन की ड्यूरेशन में फर्टिलाइज़र में भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिली। अब बात करते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ये क्या करता है? मेजर चेंजेस जो रहते हैं इंडस्ट्रियल कोर सेक्टर में, ठीक है, तो इसमें एनालाइज करने का काम करता है। ठीक है? तो कंपाइल एंड पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है? मंथली किया जाता है, इतना भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है? तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आती है, तो उनके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। ठीक है? तो कंपोसाइट इंडिकेटर्स जो है, मेजर ग्रोथ रेट जो रहता है इंडस्ट्रियल ग्रुप्स का, वो क्लासीफाई किया जाता है अंडर ब्रॉड सेक्टर, नेमली माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, यूज बेस्ड सेक्टर, नेमली जैसे बेसिक गुड्स हो गया, कैपिटल गुड्स हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। ठीक है? बेस ईयर जो लेके चल रहे हैं 2011-12 लेके चल रहे हैं। ठीक है? क्योंकि सेंसस जो है उसी के हिसाब से भी सारी चीज़ें जो है। ठीक है? तो सिग्निफिकेंस क्या है जो आईआईपी का है? ठीक है? कि ये यूज़ किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा यूज़ किया जाता है। उसमें इंक्लूडेड है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी। तो पॉलिसी मेकिंग पर्पस रहता है। ठीक है? और बात करें, एक्सट्रीमली रेलिवेंट रहता है कैलकुलेशन करने के लिए, स्पेशली क्वार्टरली एंड एडवांस जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एस्टिमेट्स हैं। ठीक है? अब यहाँ पे बात करते हैं हम, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है? ठीक है? तो कोर सेक्टर जो हैं ये भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है? तो सारी चीज़ें जो है वो मैंने सारी क्लियर कर दी हैं। अगर फिर भी डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, रानी लक्ष्मीबाई। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली ही उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर जो हैं, ठीक है, योगी आदित्यनाथ, उनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि जो झांसी रेलवे स्टेशन है उत्तर प्रदेश में, उसका नाम चेंज करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अब ये जो नाम चेंज किए जाते हैं रेलवे स्टेशन के, ठीक है, तो ये पावर किसके पास रहती है? ये माइंड में तो ज़रूर आया होगा। ठीक है? तो ये इसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में। ठीक है? तो ये वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन जो है इसका नाम रखा गया है। पहले जो नाम था झांसी रेलवे स्टेशन, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ठीक है? तो पहले हम रानी झांसी के बारे में हम कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, जो आपका हिस्ट्री भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है? तो रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इनके द्वारा काफ़ी बहादुरी से जो लड़ाई लड़ी गई थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ठीक है? तो 19 नवंबर 1828 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। इनके फादर का नाम था मोरोपंत थाम्बे। लक्ष्मीबाई का चाइल्डहुड यानी कि बचपन का नाम था मणिकर्णिका। ठीक है? मूवी भी आपको देखने को मिली मणिकर्णिका। ठीक है? तो और यानी कि इनको जो नाम से पुकारा जाता था वो मनु। ठीक है? मनु नाम से इनको पुकारा जाता था शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है? तो इनका जो बेटा था जिसका नाम था दामोदर राव, ठीक है, हु डाइड विद इन 4 मंथ, यानी कि जब 4 साल का था तो इनके जो बेटा था दामोदर राव, उसकी डेथ हो गई थी। ठीक है? तो साथ ही साथ इनका जो हस्बैंड थे, ठीक है, उनके द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था कज़न्स का बच्चा जो था। ठीक है? इनके जो चाचा का बेटा, जैसे कज़न वगैरह हो गए, उनके बच्चे को अडॉप्ट कर लिया गया और उसका नाम रखा था अनंत राव। ठीक है? तो इसको रीनेम किया गया, यानी कि अनंत राव का नाम चेंज करके दामोदर राव रखा गया था। ठीक है? क्योंकि जो इनके पहले बेटे का नाम था, ठीक है, दामोदर राव, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया। रोल क्या था रानी लक्ष्मीबाई का इंडिया स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में? रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा काफ़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी गई इंडिया स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस में। 1953 में महाराजा ऑफ झांसी जो थे उनकी डेथ हो गई थी और लॉर्ड डलहौजी ने
रिफ्यूज़ कर दिया था कि इनका जो बच्चा था, ठीक है, तो वो कहाँ बैठेगा नहीं राजगद्दी पे, क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का यहाँ पे मुद्दा आ जाता था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का क्या था कि अगर किसी पर्टिकुलर रानी का जो बच्चा है वो अपना नहीं अडॉप्ट कर रखा है तो वो राजगद्दी पे नहीं बैठेगा, ठीक है। तो अनहेक्स करने की कोशिश की गई इनके एरिया को, तो रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा काफ़ी बहादुरी से ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई और अपने अम्पायर को सेव करने के लिए ये सारी सिचुएशन देखने को मिली। तो ये शहीद हुई 17 जून 1858 में, ठीक है। तो उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी में स्टार्ट की गई पहली फर्स्ट फीमेल यूनिट 1943 में, जो नाम रखा गया वेलिएंट क्वीन ऑफ झांसी। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में हम जान लेते हैं। एनेक्सेशन रहता है, क्या करते हैं ये ब्रिटिशर्स, ठीक है, उस एरिया को कंट्रोल कर लेते हैं जहाँ का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, ठीक है, तो अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो वाइडली ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो सिचुएशन थी, ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये स्टार्ट की गई थी। गवर्नर जनरल थे ये 1848 से 1856 तक। अकॉर्डिंग टू दिस देखें तो प्रिंसली स्टेट जो थे वो किसके अंडर थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में थे, ठीक है। तो ये क्या करते थे, लीगल मेल जो रहता है अगर वो ना रहे तो उस एरिया को अपने अंडर कंट्रोल में ले लेते थे, ठीक है। तो अडॉप्टेड जो सन थे इंडियन रूलर के, ठीक है, जितने भी थे, तो उस एरियाज को क्या कर लिया गया, इन्होंने अपने अंडर अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी डलहौजी के द्वारा अनेक्स की गई कुछ स्टेट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सतारा डिस्ट्रिक्ट, 17 जो एरिया था 1848 में, जैतपुर संबलपुर 1849 में, भगत 1850 में, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कौन कौन सी एरिया को ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में ले लिया था, किससे रिलेटेड, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। प्रोसीजर क्या है किसी भी एरिया का नाम चेंज करना, नाम चेंज एरिया का नहीं, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह हो गया, बस स्टॉप टर्मिनल वगैरह हो गया, ठीक है, तो उसका तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास होता है सिंपल मेजॉरिटी से, किसके द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, ठीक है। रीनेम कर सकते हैं किसी भी विलेज को, टाउन को, सिटी को, स्टेशन को, ठीक है। तो अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट में, कि चेंज किया जा सकता है नेम ऑफ द स्टेट, ठीक है। और साथ ही साथ यूनियन होम मिनिस्टर जो हैं, तो ये क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं कि अभी जो है प्रपोज किया जा रहा है ये, कि हम ये चेंज कर सकते हैं किसी भी रेलवे स्टेशन का नाम, ठीक है। तो यूनियन होम मिनिस्टर के अंडर ये पावर दे रखी है, क्लियर। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया जो है कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते अगर होम मिनिस्ट्री का प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया या उनके द्वारा ऑर्डर दे दिया गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है जवाहरलाल नेहरू रोड को रीनेम किया गया है, और ये रोड कहाँ पे सिचुएटेड है इसके बारे में भी अब जानेंगे। तो गवर्नर ऑफ सिक्किम जो है, ठीक है, गंगा प्रसाद जिनका नाम है, उनके द्वारा न्यू रोड बनाया गया है, यानी कि पहले से था रोड, तो अभी जवाहरलाल नेहरू जो रोड का नाम था उसको रीनेम करके नरेंद्र मोदी मार्ग कर लिया गया है। तो गवर्नर जो है उनके व्यू की अगर बात करें तो रोड जो है उसको खाबी लैंगचोक फ्रॉम क्योंगसाला 4 माइल, ठीक है, 4th माइल में इसको इनके द्वारा बोला गया है। अल्टरनेटिव अगर देखें तो टू जवाहरलाल नेहरू मार्ग है। तो नेशनल मोनूमेंट एंड एट नेशनल हाईवे 310 बिल्ड किया गया था किसके द्वारा, ब्रो के द्वारा, यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है। ये इसलिए यहाँ पे बनाया गया है क्योंकि जो इंडियन टूरिस्ट थे, ठीक है, उनको ईजिली वो इस एरिया से जा सके, स्पेशली जो नथुला पास बॉर्डर है, ठीक है। ये स्ट्रेच है, यानी कि कंस्ट्रक्ट किया गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, ताकि रिड्यूस किया जा सके जो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था गंगटोक टू तसमेंगो, ठीक है, लेक बाय 15 किलोमीटर। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की जो कैपिटल है वो गंगटोक है, लार्जेस्ट सिटी भी गंगटोक है, डिस्ट्रिक्ट टोटल 6 है, ठीक है। तो गवर्नर अगर देखें तो कौन है आज के टाइम में, गंगा प्रसाद है। चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग है। लेजिस्लेटर यूनिकैमरलिज्म है, 32 सीट्स हैं। पार्लियामेंट में सिक्किम की जो सीट है एक है, लोकसभा की भी एक है, ठीक है, सिक्किम हाई कोर्ट है। तो 27th ये स्टेट है, एरिया के हिसाब से 27 नंबर पे है। रैंक इसका 28 है। अगर एम्बलम की बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, सॉन्ग जो है जहाँ बच्चा तीसरा रैंगी, ठीक है। मैमल जो है स्टेट मैमल रेड पांडा है। बर्ड जो है स्टेट बर्ड ब्लड पीसेंट है। फ्लावर जो है नोबल डेंड्रोब्लम है। ट्री जो है रोंडोडेंड्रो है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट है मुंबई प्रेस क्लब्स रेड लिंक अवार्ड 2020 अभी दिया गया है, ठीक है। ये एक जर्नलिस्ट थे,
जिनकी डेथ हो गई थी अफगानिस्तान में, जिनका नाम था दानिश सिद्दीकी। ठीक है, तो इनको पोर्थोमिशली यानी कि मरणोपरांत मुंबई प्रेस क्लब्स जो रेड इंक अवार्ड दिया गया है 2020 का। फोटो जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था दानिश सिद्दीकी, तो इनकी डेथ हो गई थी ड्यूरिंग जो असाइनमेंट थी अफगानिस्तान में। ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में भी था ये। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिनका नाम NV रमना है, उनके द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया। तो इनकी जो प्रेस्टिजियस इनके द्वारा काम किया गया, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग इनको अवार्ड दिया गया। ठीक है, पोर्थोमिशली यानी कि मरणोपरांत। ओके, तो इनका जो अवार्ड है ये रिसीव किया गया इनकी वाइफ के द्वारा। ठीक है, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट होगा इसके रिकॉर्डिंग तो अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो नहीं पसंद आई तो प्लीज़ डिसलाइक भी कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।